बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 9th की न्यू बुक जो है इसका चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, इसकी एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है इन व्हाट यूनिट विल एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दी गई जो क्वांटिटीज हैं इनको आप किस यूनिट में मेजर करेंगे। तो पहला पार्ट है थिकनेस ऑफ 5 रुपी कॉइन। अगर हमारे पास एक सिक्का है 5 रुपए का तो उसकी जो मोटाई है वो हम किस यूनिट में पैमाइश करेंगे, तो वो मिलीमीटर है। क्योंकि मिलीमीटर जो है ये बिल्कुल मामूली सी जो पैमाइश हो मोटाई हो उसकी पैमाइश के लिए यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। बी है लेंथ ऑफ ए बुक। एक किताब जो है उसकी लंबाई अगर नापनी हो तो हम सेंटीमीटर की जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं यानी cm। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ ए फुटबॉल फील्ड। एक मैदान जहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं उसकी लंबाई हम किस में नापते हैं, वो मीटर्स में नापते हैं, जो कि सेंटीमीटर से बड़ी यूनिट है। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, दो शहरों के दरमियान के फासले को हम किलोमीटर में नापते हैं यानी km। नेक्स्ट है मैस ऑफ 5 रुपी कॉइन। 5 रुपए का अगर सिक्का है तो उसका मैस हम किस यूनिट में मेजर करेंगे, वो ग्राम्स है। क्योंकि इसका मामूली सा ही वजन होगा, 1 या 2 ग्राम होगा 5 रुपए का जो सिक्का है। एफ पार्ट है मैस ऑफ योर स्कूल बैग। हमारा जो स्कूल बैग है इसका जो मैस है इसका वजन किस में नापा जाएगा, वो किलोग्राम यानी केजी में। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास पीरियड। हमारा जो स्कूल में जो पीरियड होता है उसकी जो ड्यूरेशन है उसकी जो लंबाई है वो मिनट्स में होती है, कि यानी 40 मिनट का पीरियड है, 45 मिनट का पीरियड है। तो मिनट्स जो है वो ज्यादा बेहतर यहाँ पे यूनिट इस्तेमाल की जा सकती है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ कार। एक गाड़ी में जो उसकी जो टैंकी है उसमें जो पेट्रोल डाला जाता है उसकी पैमाइश लीटर्स में की जाती है। पेट्रोल पंप पे आपने गौर भी किया होगा। नेक्स्ट है टाइम टू बॉयल 1 लीटर ऑफ मिल्क। 1 लीटर अगर दूध है उसको कितनी देर लगती है उबलने में, इसकी पैमाइश किस में की जाएगी, सेकंड्स में, मिनट्स में या आवर्स में। तो जाहिर सी बात है 1 लीटर दूध है तो इसकी मिनट्स में जो है ना मेजरमेंट होगी तो बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई माइट अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बी हेल्पफुल टू अ टेलर। एक दर्जी के पास अगर पैमाइश का एक बुनियादी सिस्टम अगर मौजूद है जिसके ऊपर वो तमाम पैमाइश करता है तो उसको वो कैसे मदद दे सकता है। तो इसका जवाब आपने लिखना है अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हेल्प्स अ टेलर बाय ensuring accuracy, consistency, easy communication, एफिशिएंट फैब्रिक कटिंग एंड ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन। तो अगर उस टेलर उस दर्जी के पास अगर कोई पैमाइश करने का एक तरीकाकार मौजूद है तो उससे क्या होगा कि जो उसकी कटिंग होगी वो एक्यूरेट होगी और इस तरह वो अपने कस्टमर्स के साथ या अपने दूसरे जो उसके वर्कर्स हैं उनके साथ बआसानी कम्युनिकेट भी कर पाएगा। और एफिशिएंट फैब्रिक कटिंग मतलब वहाँ पे जो फैब्रिक यानी कपड़े की जो कटिंग है वो भी आसानी से वो इजीली कर पाएंगे। एंड ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन, और ये जाहिर सी बात है आलमी सतह पर ये बिल्कुल मंजूर शुदा भी होगी जो सिस्टम है। इससे क्या होगा, इट प्रिवेंट्स फिटिंग एरर। जो फिटिंग के जो मसले हैं वो उस गलतियों से बच पाएगा एंड फैब्रिक वेस्टेज और कपड़े का जियान जो है उससे भी वो बच पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम स्केल मेन स्केल रीडिंग ऑफ ए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। तो एक स्क्रू गेज जो है उसकी कम से कम जो मेन स्केल पे रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर है। एंड देयर आर 100 डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। और जो गोल घूमने वाला जो स्केल है जिसको सर्कुलर स्केल कहा जाता है उस पर 100 डिविजन होती हैं, 100 हमारे पास लाइनें होती हैं। व्हेन थिम्बल इज रोटेटेड वंस, अगर थिम्बल को एक दफा चक्कर दिया जाए तो क्या होगा, 1 मिलीमीटर इज इट्स मेजरमेंट ऑन द मेन स्केल। तो मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर की पैमाइश आती है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बताना ये कि इस इंस्ट्रूमेंट की स्क्रू गेज की हमारे पास लीस्ट काउंट क्या है। तो देखें जो मिनिमम मेन स्केल रीडिंग है ना 1 मिलीमीटर, इसको हम कहते हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज। तो मैंने यहाँ लिख दिया पिच ऑफ स्क्रू गेज हमारे पास है 1 मिलीमीटर। और जो 100 सर्कुलर स्केल पे जो डिविजन है तो उसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 100। अब लीस्ट काउंट मुझे फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा फॉर्मूला लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइड नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये फॉर्मूला हमने लगाना है
और अब हम यहाँ पे इसमें कीमतें लगा लेंगे। तो हमारे पास देखें पिच ऑफ स्क्रू गेज आ जाएगा 1, जो कि 1 मिलीमीटर है, और नीचे नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो 100 है। तो 1 को 100 पे तकसीम करें तो ये आ जाता है 0.01 मिलीमीटर। ये हमारे पास जवाब आ गया लीस्ट काउंट का। अब सवाल का बाकी हिस्सा जो है वो हमने पढ़ना है। उसमें उसने हमें पूछा है कि द रीडिंग ऑफ थिकनेस ऑफ ए स्टील रोड एज शोन इन द फिगर। तस्वीर में एक स्टील रोड की जो मोटाई है वो नापी गई है। तो रीडिंग वहां से हमने चेक करनी है और करना क्या है, व्हाट इज द थिकनेस, इसकी मोटाई कितनी है वो हमने फाइंड करनी है। देखिए अगर हम तस्वीर पे गौर करें तो वहां से मेन स्केल रीडिंग, यानी वो जो मेन स्केल है सर्कुलर स्केल के नीचे जो स्केल है जो कि हॉरिजॉन्टल है, उसमें अगर हम छोटी लाइंस को काउंट करें तो वो 9 बनती हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर। और अगर हम सर्कुलर स्केल की रीडिंग चेक करें जो कि मेन स्केल की लाइन के साथ बिल्कुल कंसाइड कर है तो वो 70 है। 70वीं जो डिवीजन है वो बिल्कुल उसके मेन स्केल की लाइन के साथ आ रही है। तो हमने अब इसकी थिकनेस निकालनी है। तो थिकनेस का फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अब मेन स्केल की रीडिंग 9 है जो कि हमने यहाँ पे लिखी भी है, वो यहाँ पे मेंशन करते हैं, प्लस सर्कुलर स्केल की 70 है और लीस्ट काउंट अभी हम निकाल चुके 0.01। तो 70 को 0.01 से मल्टीप्लाई करें या तो 0.7, इसमें 9 ऐड कर दें तो यह आ जाता है 9.7 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर प्रोवाइडेड विद अ meter scale and a bundle of pencils. How can diameter of a pencil be measured using the meter scale with the same precision as that of a vernier caliper? कहता है अगर आपके पास एक मीटर स्केल है और कुछ पेंसिल्स हैं और आपने उसका जो डायमीटर है कतर है वो फाइंड करना है, तो आप पेंसिल का डायमीटर मीटर स्केल की मदद से कैसे निकालेंगे। लेकिन शर्त उसने कहा है कि ऐसी है कि जो एक्यूरेसी है, जो प्रिसीजन है, वो वैसी ही होनी चाहिए जैसे वर्नियर कैलिपर के जवाब से आएगी। यानी वर्नियर कैलिपर को अगर इस्तेमाल करके पेंसिल का डायमीटर निकाला जाए, उस तरह की प्रिसीजन, उस तरह की एक्यूरेसी आनी चाहिए हमारे पास अगर हम मीटर स्केल से भी करेंगे। तो बताना ये कैसे मुमकिन है। तो इसका जवाब लिखेंगे, टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ पेंसिल यूजिंग अ मीटर स्केल विद द सेम प्रिसीजन एज अ वर्नियर कैलिपर फॉलो दीज स्टेप्स। तो हमें ये नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना है। मेथड जो है हमारे पास वो बंडल मेथड है। हम करेंगे क्या, नंबर 1 अरेंज पेंसिल्स। हम जो पेंसिल्स हमें दी गई हैं उनको अरेंज कर देंगे। किस पे करेंगे, प्लेस 10 और मोर पेंसिल्स टाइटली टुगेदर। 10 या 10 से ज्यादा पेंसिल जो है उसको इकट्ठा आपने मजबूती से एक जगह पे फ्लैट सरफेस पे रख लेना है एक ही लाइन में, इन अ रो ऑन अ फ्लैट सरफेस। फिर क्या करना है, टोटल विड्थ को मेजर करना है। तो यूज द मीटर स्केल टू मेजर द टोटल विड्थ ऑफ बंडल। उस पूरे बंडल की जो पैमाइश है जो भी आपने एक सरफेस पे रखी है फ्लैट सरफेस पे, वो जो 10 या 10 से ज्यादा पेंसिलें रखी हैं उसकी मीटर स्केल की मदद से हम पैमाइश करेंगे। तीसरा, फाइंड द डायमीटर। हम डायमीटर निकालेंगे। अब डायमीटर निकालना कैसे, देखें जितनी पैमाइश आएगी ना, जब हम सारी पेंसिलें जो हमने रखी थी उसकी जो पैमाइश आएगी उसको हमने डिवाइड कर देना है जितनी हमने पेंसिल जो है वो रखी थी। तो डिवाइड द टोटल विड्थ बाय नंबर ऑफ पेंसिल्स। अब इसका फॉर्मूला भी नीचे तैयार कर दिया। डायमीटर ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू टोटल विड्थ डिवाइड नंबर ऑफ पेंसिल्स। और इस कैलकुलेशन के ऊपर एक एग्जांपल भी है, आप वो भी चेक कर ले। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि हम क्या करेंगे, इफ 10 पेंसिल्स टुगेदर में ये 7 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास 10 पेंसिलें हैं और उसकी टोटल पैमाइश मीटर स्केल से 7 सेंटीमीटर आती है, तो फिर एक पेंसिल का डायमीटर का फॉर्मूला क्या बनेगा, जो पैमाइश हमारे पास आई है ना 10 पेंसिलों की 7 सेंटीमीटर, उसको आप 10 पे डिवाइड कर दें तो ये एक डायमीटर आ गया पेंसिल का 0.7 सेंटीमीटर। अब क्या ये मेथड एक्यूरेट भी है, दुरुस्त भी है, और क्या इससे जवाब सही आएगा, तो इसकी नीचे एक वजह बताई तो है कि मेजरिंग अ सिंगल पेंसिल विद अ मीटर स्केल इज डिफिकल्ट टू इट्स ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। कि एक छोटी पेंसिल जो होती है इसकी पैमाइश मीटर स्केल से करना ये जरा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका साइज बड़ा छोटा होता है। मेजरिंग मल्टीपल पेंसिल्स टुगेदर रिड्यूसेस एरर। और अगर हमारे पास एक से ज्यादा पेंसिलें हैं और उनको हम पैमाइश करते हैं तो इससे ये गलती कम तो हो जाएगी, साथ में एंड इम्प्रूव्स एक्यूरेसी, और आंसर जो है वो हमारा काफी बेहतर भी हो जाएगा। सिमिलर टू अ वर्नियर कैलिपर, जो कि वर्नियर कैलिपर से काफी मिलता जुलता होगा। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, इफ
The end of a meter scale is worn out. वेयर विल यू प्लेस अ पेंसिल टू फाइंड द लेंथ? अगर आपके जो मीटर स्केल है उसका एक सिरा जो है वो खराब हो चुका है, तो अब आप पेंसिल की अगर लंबाई नापना चाहते हैं तो आप उस पेंसिल को कहाँ पर लोकेट करेंगे, कहाँ पे इसको रखेंगे? तो इसका जवाब लिख ले, इफ द एंड ऑफ ए मीटर स्केल इज worn आउट, अगर आपके मीटर स्केल का एक सिरा खराब हो चुका है, यू शुड नॉट स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द जीरो मार्क। आपने उसकी पैमाइश सिफर से नहीं करनी, क्योंकि वो सिरा तो खराब हो चुका है। इंस्टेड प्लेस द पेंसिल एट अ नॉन क्लियर मार्किंग, बल्कि आप ऐसा करें कि आप पेंसिल को उस जगह पे रखें जहां की जो निशान है वो बिल्कुल साफ आपको समझ आ रहे हैं, सच एज 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर मार्क, जैसे कि 1 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का निशान होता है। एंड नोट इट्स पोजिशन, और उसकी पोजिशन को भी नापें। देन फिर आप क्या करें, मैयर द अदर एंड ऑफ द पेंसिल, पेंसिल का जो दूसरा सिरा है उसकी पैमाइश करें कि वो कहाँ पे है, एंड सब्ट्रैक्ट द इनिशियल रीडिंग फ्रॉम द फाइनल रीडिंग, और फिर आपने माइनस कर देना है पहली रीडिंग को आखिरी जो हमारी फाइनल रीडिंग आएगी उसमें से, टू फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पेंसिल, ताकि आपके पास जो पेंसिल की पैमाइश है वो दुरुस्त आ सके। इसको अगर आपने समझना है तो आप ऐसे समझ लें कि अगर स्केल का जो एक सिरा है वो आपके पास क्योंकि ख़राब है, तो मान ले आप पेंसिल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 5 पे रखते हैं, और जो उसका एंड वाला सिरा है पेंसिल का वो मान ले कि वो 15 सेंटीमीटर पे आता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि 15 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर को माइनस कर लेना है, तो आपके पास पेंसिल की पैमाइश आ जाएगी जो कि 10 सेंटीमीटर रह जाएगी, यानी 15 में से 5 निकाले तो 10 सेंटीमीटर उस पेंसिल की लंबाई होगी। 1.6 है, वाई इज बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर स्केल, मीटर स्केल के करीब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्यों रखते हैं, इसकी वजह बतानी है। तो इसका जवाब है, प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द स्केल रिड्यूसेस पैरेलेक्स एरर, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्केल के करीब रखते हैं तो इससे क्या होगा, पैरेलेक्स एरर में कमी होगी, किसी भी जो गलती है उसमें हमारी कमी आएगी, जाहिर सी बात है। ensuring मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, और हमारा जो जवाब है, हमारी जो पैमाइश है वो ज़्यादा बेहतर और दुरुस्त आएगी। आगे है, वाई स्टैंडर्ड यूनिट इज नीडेड टू मेजर अ क्वांटिटी करेक्टली, एक हमारे पास बुनियादी इकाई क्यों ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ की पैमाइश अगर हमने दुरुस्त करनी हो, तो इसका जवाब आपने इस तरह लिखना है, a standard unit is needed to measure a quantity correctly because it ensures accuracy, consistency and universal understanding in measurements। तो हमारे पास बुनियादी इकाई इसलिए होती है ताकि हम किसी भी चीज़ की दुरुस्त पैमाइश कर सकें, ताकि हमारा जो जवाब है, हमारी जो पैमाइश है, एक तो वो आलमी सतह पर सबको समझ भी आ सके और वो दुरुस्त भी हो, और उसमें जो है वो हमेशा हम उसको कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने पे अगर चेक करें तो उसमें कोई कमी बेशी ना हो, बल्कि वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, हमारे पास आंसर बिल्कुल दुरुस्त आएगा। मेकिंग कम्युनिकेशन एंड कंपैरिजन रिलायबल वर्ल्ड वाइड, और हम इस तरह जो है वो कम्युनिकेट भी कर पाएंगे और मवाजना भी कर पाएंगे पूरी दुनिया में, और इससे हमारी जो क्वांटिटी है उसकी पैमाइश जो है वो दुरुस्त होगी, और वो तमाम जो वर्ल्ड है उसमें वो एक्सेप्टेबल भी होगी। अगला सवाल है, सजेस्ट सम नेचुरल फिनोमिना दैट कुड सर्व एज रिजनेबली एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड, जो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड है उसमें कुछ ऐसे कुदरती हमने जो फिनोमिना है, प्रोसेस है, वो बताने हैं। तो इसमें नीचे जवाब में आप लिख ले, सम नेचुरल टाइम स्टैंडर्ड्स, कुछ नेचुरल जो टाइम स्टैंडर्ड्स हैं वो ये वाले हैं, जैसे अर्थ रोटेशन, जमीन की रोटेशन जो है वो होती है 1 डे, एक दिन के बराबर होती है, यानी 24 घंटे। मून्स रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ, चांद का जो गर्दिश करना है जमीन के वो 1 माह के बराबर होता है, 1 मंथ के। फिर अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड दी सन, जमीन का सूरज के गिर्द जो चक्कर लगाना, गर्दिश करना है, वो 1 साल यानी 1 ईयर के बराबर होता है। तो ये कुछ नेचुरल टाइम स्टैंडर्ड्स है। 1.9 है, इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट द मेनिस्कस इन अ वाइडर वेसल, वाई, हमारे पास जो खुला कंटेनर अगर हो, कुशादा कंटेनर हो, तो उसमें क्यों हमें दिक्कत पेश आएगी, मुश्किल होगी मेनिस्कस फाइंड करते हुए किसी भी लिक्विड का, तो इसका जवाब है, इन अ वाइडर वेसल द मेनिस्कस इज फ्लैटर, हमारा जो मेनिस्कस होगा उस लिक्विड का वो फ्लैट होगा, ठीक है, उसमें कर्व नहीं होगा, वो बिल्कुल सीधा होगा। इससे क्या होगा, लिक्विड को जो उसका एग्जैक्ट लेवल है वो पैमाइश करना, वो देखना मुश्किल हो जाएगा, मेकिंग इट हार्डर टू सी द एग्जैक्ट लेवल ऑफ लिक्विड।
दूसरा पॉइंट है लाइट रिफ्लेक्शन ऑन अ लार्जर सरफेस कैन कॉज विजिबिलिटी इश्यूज। जितना खुला कंटेनर होगा उतनी उसके ऊपर रोशनी जो है ना वो रिफ्लेक्ट करेगी, और जितनी रोशनी रिफ्लेक्ट होगी उतना देखने में हमें मुश्किल पेश आएगी। नेक्स्ट है मल्टीपल व्यूइंग एंगल्स में लीड टू रीडिंग एरर्स। अगर हम एक से ज्यादा एंगल से उसकी रीडिंग उसकी पैमाइश करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास आंसर में एरर की उतनी ज्यादा जो है वो गुंजाइश बन जाएगी, और इस तरह हमारा जवाब जो है वो गलत भी आएगा। अगला सवाल है विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर। हम कौन सी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमने इंटरनल डायमीटर ऑफ ए टेस्ट ट्यूब करना है, यानी टेस्ट ट्यूब का जो अंदरूनी कतर है वो निकालना है, या डेप्थ ऑफ ए बीकर या गहराई निकालनी है बीकर की। तो दोनों के लिए हम वर्नियर कैलिपर को यूज कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर इंटरनल डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब के लिए भी और डेप्थ ऑफ ए बीकर के लिए भी हम डेप्थ गेज है वर्नियर कैलिपर में मौजूद होता है, उसका इस्तेमाल करके गहराई भी मालूम कर सकते हैं। इसी के साथ एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस वो यहीं पे खत्म होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस यानी लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।